नमस्कार दोस्तों, शिखर क्लासेज पे आपका स्वागत है और मैं हूं हाजिर आपके सामने देश विदेश की समसामयिक घटनाओं का जो सेशन लेकर चलते हैं करंट जीके का। उसी के साथ आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए, आज के सेशन का स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट देखते हैं कि हमें ऊर्जा आ जाए एक ऐसी। तो अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई कि किसी को भी कोई भी व्यक्ति हो, कोई साथ नहीं देता, अकेले ही जिंदगी की लड़ाई लड़नी होती है। क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देने के लिए देते हैं, साथ नहीं देते हैं। कभी भी सोचना, आप सोचते हो मेरे इतने दोस्त हैं, मैं इन दोस्तों के लिए ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन खुद के प्रति थोड़ा स्वार्थी बन जाओ और कोई भी साथ नहीं देता। जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, आप दूसरों के लिए कितना ही कर दो, लेकिन खुद के ऊपर यदि किसी दिन परेशानी आ गई और आपको किसी की साथ की जरूरत है तो कोई साथ नहीं देगा, सब कन्नी काट लेंगे। तो आपको ध्यान में रखना एक ही बात की मुझे खुद को अकेले ही ये लड़ाई लड़नी है। खुद को अपने प्रति थोड़ा स्वार्थी बनना है और आगे अपनी जो कार्य कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, उसमें समर्पित हो जाओ और सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि जिंदगी में हमेशा खुद को ही अपना काम करना पड़ता है, लड़ाई खुद को लड़नी पड़ती है। जब तक आपके पास कुछ और आप किसी का भला कर रहे हो, किसी का साथ दे रहे हो, तब तक वो आपके साथ है। उसके बाद आपके साथ कोई नहीं होगा। जब आपको जरूरत होगी कि आज मुझे ये जरूरत है और मुझे ये काम चाहिए, तो तब वो सब कन्नी काट जाएंगे। आपकी हजार वो खूबियां या अच्छाइयां नहीं देखी जाएगी, एक गलती भी आपकी आपको सबसे अलग कर देगी। तो ध्यान में रखना, किसी के लिए अपना समय खराब मत करना, थोड़ा सा अपना प्रति स्वार्थी बने रहो। और कोई साथ नहीं देता, अकेले ही लड़ाई लड़नी पड़ती है, अकेला ही काम करना पड़ता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बात कह रहा हूँ और ये वास्तव में सच्चाई है। तो आगे चलते हैं आज के क्वेश्चन के, देखते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा जो सेशन स्टार्ट होता है उसमें जिस दिन की डेट होती है उस दिन का थोड़ा सा इतिहास देखते हैं, उस दिन की मुख्य घटनाएं क्या थी। तो आज का इतिहास हम देखते हैं, जो भारत के प्रति जो आज का इतिहास है उसकी मुख्य घटनाएं देखो। कश्मीर के राजा हरि सिंह, पहले क्या थे, कश्मीर एक अलग, जो हमारे भारत में जो रियासतें थी उनमें कश्मीर भी एक रियासत थी, उसका राजा था हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को अपने राज्य को भारत में मिलाने का फैसला किया था। उसने क्या किया, 26 अक्टूबर 1947 को जब भारत आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, उस दिन के बाद कुछ रियासतें थी जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाह रही थी। पर हरि सिंह को ऐसा लगा कि मैं इसमें सक्सेस नहीं हो रहा और मैं कहीं दूसरी तरफ झुकाव हो रहा है, उससे अच्छा है कि मैं भारत में विलय हो जाऊं। तो उसने क्या किया कि 26 अक्टूबर 1947 के दिन है ना, भारत में मिलाने का फैसला कर लिया और अपने विलय को, अपनी जो रियासत थी उसको भारत में भारत देश में मिला दिया। एक भारत ने एक 26 अक्टूबर अक्टूबर 2001 की और घटना है। 26 अक्टूबर 2001 की घटना क्या है कि जो जापान था उसने भारत और पाकिस्तान पर, जापान ने भारत और पाकिस्तान पर से प्रतिबंध हटा लिए। पहले क्या था कि जब भी ये भारत और पाकिस्तान कुछ युद्ध और कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि जिसमें भारत और पाकिस्तान को सही नहीं समझा रहा था, उस समय जापान ने इन पे अपने व्यापार करने के लिए, अपने यहाँ आने के लिए प्रतिबंध लगा रखी थे। तो 26 अक्टूबर 2001 के दिन उन्होंने एमओयू हस्ताक्षर करके क्या बोल दिया कि भारत और पाकिस्तान पे मेरे प्रति, जो मेरे देश से जो जितने भी प्रतिबंध लगाए हैं उनको हटा दिया जाए और इनको व्यापार करने के लिए यहाँ आने दिया जाए। तो एक तो 26 अक्टूबर 2001 के दिन क्या हुआ था, जापान ने भारत और पाकिस्तान पे जो भी प्रतिबंध लगे थे उनको उठा दिया। और एक राजा हरि सिंह जी ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में अपनी रियासत का विलय कर दिया। वो रियासत कौन सी थी, जम्मू कश्मीर। इसी के साथ आगे चलते हैं, हमारे पहला क्वेश्चन, आज की जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड किसने लॉन्च किया, नाम क्या है इसको ध्यान में रखना, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड, NCEL। NCEL है, अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये हमें बताना है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अमित शाह जी के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा, आर के सिंह सिन्हा जी के द्वारा। तो ये हमें बताना है। तो ये इसका सही आंसर होगा
अमित शाह जी ने अभी हाल ही में दिल्ली में लॉन्च किया, किसको? NCEL को, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपर्ट्स लिमिटेड को लॉन्च किया है। जिसकी स्थापना कब की? दिल्ली में की। इसमें इन्होंने क्या किया? एक तो वेबसाइट, इसकी वेबसाइट लॉन्च की है, लोगो लॉन्च किया है, वेबसाइट और लोगो लॉन्च किया है। कहाँ किया है? दिल्ली में हुआ था। किसने किया है? अमित शाह जी ने किया था। कब किया था? 23 अक्टूबर 2023 को। ये डेट ध्यान में रखना। किसकी? NCEL, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपर्ट लिमिटेड की लॉन्च किया है। किसने किया है? इसकी वेबसाइट लॉन्च की है, इसका लोगो लॉन्च किया, तो किसने किया? अमित शाह जी ने किया। कब किया है? 23 अक्टूबर 2023 को किया है। इसकी स्थापना किसके तहत की गई है? 25 जनवरी 2002 का हमारा जो रजिस्टर्ड शाखा है उसके तहत इसकी स्थापना की गई है, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड की। किसने किया? अमित शाह जी ने। वेबसाइट और लोगो लॉन्च किया। कब किया है? 23 अक्टूबर 2023 को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई पार्टनरशिप के लिए सहयोग समझौते मंजूरी दी है? अब केंद्र सरकार ने पहले इसके साथ MOU हो चुका था, भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय द्वारा इसके साथ समझौता हो चुका था। उसके तहत अब केंद्र कैबिनेट ने भी इसकी मंजूरी दे दी है कि आप इनके साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग में समझौते का मंजूरी दे दी। बोलेगा आप कर सकते हो इनके साथ व्यापार। तो किसने दी है? किसके साथ किया है? जापान, USA, मलेशिया या श्रीलंका के? ये हमें बताना है। तो ये किया है जापान के साथ। किसने किया है? जापान ने और भारत सरकार ने एक MOU हस्ताक्षर किया जापान और भारत सरकार के मध्य, जिसके तहत सेमीकंडक्टर है जो यूज होने वाली चिप है उसको बनाने और उसके साथ व्यापार करने की अनुमति दी है। एक क्या हुआ था? जुलाई 2023 में, जुलाई 2023 में इसके साथ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पहले से इसके साथ MOU हो चुका था। कब हुआ था? जुलाई 2023 के अंदर। फिर कैबिनेट की आज मंजूरी दे दी है। किसने दी है? भारत सरकार ने। किसके साथ समझौते के लिए? जापान के साथ व्यापार करने के लिए MOU हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसकी जो फैक्ट्री लगाई गई है वो कहाँ पे लगाई गई है? गांधीनगर, गुजरात में। बस इन 3 बातों का रखना, ध्यान में रखना कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने किसके साथ सेमीकंडक्टर के लिए व्यापार समझौता किया है? तो जापान सरकार के साथ भारत सरकार ने किया। इसकी फैक्ट्री कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में। पहले समझौता सूचना प्रौद्योगिकी और मंत्रालय के साथ हो चुका था। वो कब हुआ था? 23 जुलाई, ये जुलाई 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात। बंगाल की खाड़ी में बताओ कौन सा चक्रवात उठा था? उसका नाम था हामुन। किस देश के द्वारा नाम दिया गया ये बताना है। ईरान, चीन, भारत या मलेशिया? ये होता है ये क्या कि जितने भी ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनमें 13 देश, मध्य एशिया के 13 देश है। मध्य एशिया के 13 देश है जो क्या है कि बारी बारी इनका जो भी चक्रवात उड़ते हैं उनका नाम देते हैं अपने हिसाब से। उनका नामकरण करने के लिए 13 देशों के मध्य एक कमेटी बनी हुई है मध्य एशिया की। वो क्या है कि जो भी तूफान उड़ता है उसको बारी बारी से एक नाम देते हैं अपने देश के हिसाब से। तो उनमें 13 देशों में अभी जो हाल ही में उठा तूफान है, कहाँ पे उठा है? बंगाल की खाड़ी में। तो उसका नाम क्या दिया है? हामुन। ये हामुन किस देश के द्वारा दिया गया? ईरान के द्वारा, चीन के द्वारा, भारत के द्वारा या मलेशिया के द्वारा? तो ये दिया गया है ईरान के द्वारा। एक मिस्र देश है उसके द्वारा, ये जो अरब कंट्री है इसके द्वारा दिया गया, ईरान के द्वारा क्या नाम दिया गया है? हामुन। अभी हामुन नाम दिया गया है। तो फिर अभी जो हुआ था अरब सागर में एक त्योहार इसके साथ ही उठा था। अरब सागर में जो तूफान उठा था उसका क्या नाम था? उसका नाम था तेज। इससे जस्ट पहले ही उठा है तो उसका नाम था तेज। तो ये तेज नाम किसने दिया ये हमें बताना। तो ये तेज नाम दिया भारत ने। इसका तेज नाम किसने रखा था? भारत ने। तो इसके नियम वगैरह होते हैं कुछ, उन नियम कौन बनाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल है, संयुक्त
राष्ट्र की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जो ये संस्था है संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन संस्था, ये इन तूफानों के कुछ नियम बनाए हुए हैं कि कितने किलोमीटर की रफ्तार से जो आता है उसका नाम दिया जाएगा, नाम नहीं रखा जाएगा। ये बातें सारी हैं। जो अभी ये जो हुआ है कौन सा हामून, ये बांग्लादेश की खाड़ी पे आगे टकराया है। तो ध्यान में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। ये कि तेरा ये जो हामून है इसका नाम किसने रखा था? तो नाम लिखा ईरान ने। तेज है जो अरब सागर की खाड़ी में होता है उसका नाम किसने रखा था? भारत। कौन रखता है? वो 13 देश है मध्य एशिया के, जिनकी एक कमेटी है। किसके नियम किसके द्वारा बनाए? संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इसके नियम बनाए जाते हैं। चलो तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एशियाई पैरा ओलंपिक खेल जो अभी हांगझो चीन में चल रहे हैं, उनमें पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? ये हमें बताना है कि अभी हाल ही में जो हुए हैं उनमें अतुल सक्सेना है, नीरज यादव है, रमेश रोहित है, इनमें से किसने पैरा में डिस्कस थ्रो में जीता है? तो ये हमें बताना है। तो उसका नाम है नीरज यादव। राइट आंसर होगा नीरज यादव। इन्होंने क्या डिस्कस थ्रो में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इसका इसलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इनको ये जीतने पर किसने बधाई दी? पीएम मोदी जी ने इनको बधाई दी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जामिनर टारगेट कर सकता है। ये जो जितने भी एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों में जो 28 अक्टूबर को पूरा हो जाएगा इवेंट, उसके बाद में एक साथ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बन सकते हैं, एग्जामिनर टारगेट करता है, उनको एक साथ एक ही क्लास में आपके सामने लेके आऊंगा। उस दिन हम देखेंगे पूरा कंप्लीटली, पूरे में लेके नहीं आ रहा हूँ फिलहाल में, एक साथ सारे देखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? ये बताना है। संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 29 अक्टूबर या 30 अक्टूबर? ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 24 अक्टूबर के दिन। 24 अक्टूबर के दिन क्या होगा? विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। क्यों मनाया जाता है? कि विकास की समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास की जितनी भी समस्याएं हैं, विकास की समस्याओं को हल करने के लिए ये मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। हल करने के लिए। तो ध्यान में रखना, विश्व सूचना विकास दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। क्यों मनाया जाता है? कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी विकास की समस्याएं है हो रही है, विकास होने के लिए जितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए, उनको हल करने के लिए क्या विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए बनाया। जितने भी दिवस बनाए जाते हैं उनके प्रति उनकी जागरूकता, दुनिया को उनके प्रति उनकी जागरूकता पैदा करने के लिए मनाए जाते हैं। तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पर्पल फेस्टिवल, ये ध्यान में रखना, पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अब पर्पल फेस्टिवल है तो एक अच्छा सा नाम है, पर्पल कलर ही अच्छा सा होता है, तो वैसा ही नाम है। तो ध्यान में रखना कहाँ मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है पर्पल। पर्पल कहाँ होगा? गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली या राजस्थान में? तो देखो इनके आंसर होगा गोवा। पर्पल उस फेस्टिवल है, नाम ही ऐसा है पर्पल फेस्टिवल, तो कहाँ मनाया जाएगा? गोवा में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा ये हमें बताना है। तो ये गोवा में किस लिए मनाया जाता है? पर्पल फेस्टिवल एकमात्र ऐसा है जो भारतीय जो विकलांग है, विकलांग व्यक्ति है, जो किसी पीएच है, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है, उनके लिए मनाया जाता है, उनकी खुशियों के लिए मनाया जाता है। ये भारत का अपनी तरह का एक समावेशी त्योहार है। समावेशी त्योहार है। कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? विकलांगों की खुशियों के लिए, विकलांगों की खुशियों और उनका जश्न मनाया जाता है।
किनका जश्न मनाया जाता है? जो जितने भी विकलांग फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है उनको एक मंच पे, ये क्या है कि पूरे वर्ल्ड को एक मंच पे लाने का प्लान है इनका अब की बार। तो पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। एक समावेशी त्योहार है, भारत का एक अलग से त्योहार है ये, जो विकलांग व्यक्तियों को गले लगाता है और उनकी खुशियों को बांटता है और उनके लिए जश्न मनाता है। कहाँ मनाया जाएगा? गोवा में। कहाँ, कब होगा? ये 8 जनवरी से 8 से 13 जनवरी के मध्य होगा 2024 में। इसको भी ध्यान में रखना, 8 से 13 जनवरी के 2024 के मध्य ये मनाया जाएगा। कहाँ पे मनाया जाएगा? गोवा में मनाया जाएगा। किस लिए मनाया जाता है? विकलांगों की खुशियों के लिए, उनके जश्न को, और उनको भी कि तुम भी स्पेशल हो, तुम कोई अलग नहीं हो, उनके लिए लिखा गया है ये। तो गोवा की राजधानी कहाँ है हमारी? पणजी में। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो भी कौन सा है क्षेत्रफल में सबसे छोटा? वो भी गोवा है। ये कुछ फैक्ट थे गोवा से संबंधित। पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? गोवा में मनाया जाएगा। कब मनाएगा? 8 से 13 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। एक भारत का स्पेशल समावेशी त्योहार है जिसमें विकलांगों की खुशियों के लिए जश्न मनाया जाता है। पणजी उसकी राजधानी है गोवा की। उनके सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। चलो आगे चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान के चलो कि अंतरिक्ष स्टार्टअप, अंतरिक्ष के लिए स्टार्टअप किया गया था किसमें? निजी क्षेत्र में, कि आप भी कर सकते हो। तो उसके स्टार्टअप में स्काई एरोस्पेस, इसका नाम ध्यान रखना। जो अंतरिक्ष स्टार्टअप एजेंसी है उसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। इसको ध्यान में रखना। ने अपने स्वदेश निर्मित किस रॉकेट का अनावरण किया? स्वदेश निर्मित यानी आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में ही, भारतीयों के द्वारा ही बनाया गया रॉकेट है, उसका अनावरण किया है। अभी हाल ही में किया, हाल ही का मतलब कल परसों ही किया है। तो इसको ध्यान में रखना। किसने किया है? उसका नाम बताना है। विक्रम, विक्रम एस, विक्रम 4 या विक्रम 5। तो इसका सही आंसर होगा विक्रम फर्स्ट। जो हाल ही में अनावरण किया किसके द्वारा गया? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया स्वदेशी रॉकेट है विक्रम फर्स्ट। इसका अनावरण किया गया। इस ये है क्या? विक्रम फर्स्ट है वो 300 किलोग्राम पेलोड पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जा सकता है। इसके द्वारा कितना? 300 किलोग्राम वजन या पेलोड है वो पृथ्वी की निचली कक्षा तक भेजा जा सकता है। और इस लॉन्च की व्हीकल की जो बॉडी है वो किससे बने? है पूरी तरह कार्बन फाइबर से बनाएगी। ये देखो, ये आपके सामने दिखाया गया है। ये इसरो स्काईरो लिखा है, स्काई रूट एरोस्पेस पूरा नाम इसका। ये ऐसा सा बना हुआ है। इसमें देखो ये बॉडी पूरी तरह से किसकी है? कार्बन फाइबर की बनाई हुई है। ये 300 किलो वजन तक का कहां तक ले जा सकता है? पृथ्वी की निचली कक्षा तक ले जा सकता है। किसने किया है? स्वदेशी निर्मित। और अभी अनावरण किसने किया है? इससे पहले ये क्या 2 नंबर का रॉकेट है, ये ध्यान में रखना। विक्रम फर्स्ट है इसके द्वारा जो स्काई रूट एरोस्पेस है इसके द्वारा 2 नंबर का। इससे पहले सफल परीक्षण किसका हो सका है? विक्रम एस का। जो पहला इसका रॉकेट था उसका विक्रम एस का है। सफल प्रक्षेपण पहले हो चुका है। उसके बाद अभी हाल ही में किया विक्रम फर्स्ट का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी में, ये ध्यान में रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन क्या है कि कौन से देश ने भारत सहित 7 देशों को अगले साल 31 मार्च का मतलब है 2024 तक फ्री वीजा देने की घोषणा की। अब बताओ, भारत के साथ 6 ऐसे देश भी है जिन्होंने जो फ्री वीजा लेके यहाँ पे घूमने आ सकते हैं। तो वो कौन सा देश है? श्रीलंका, जापान, ब्रिटेन या अमेरिका? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका ने क्या किया? हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी ये श्रीलंका अपनी आर्थिक मंदियों के दौर से गुजर रहा है। कुछ हालात सही नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है कि फ्री वीजा की घोषणा कर दी। कौन कौन से देश है? तो एक तो भारत है ही। अब भारत के साथ कौन कौन से देश है? उन्होंने 7 देशों का बताया है भारत सहित। तो उनमें कौन कौन से देश आएंगे ये हमें बताना है। भारत के साथ कौन कौन से देश में घोषणा की है? इसने एक तो चीन की है, एक मलेशिया की है। चीन, मलेशिया, रूस, जापान
चीन, मलेशिया, रूस, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड। ये ध्यान में रखना, अभी हाल ही में श्रीलंका ने 7 देशों को क्या किया है, वीजा है वो फ्री किया है। कब तक? 31 मार्च 2024 तक। क्यों किया है? कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और इसकी आर्थिक कंडीशन सुधरे। जो भी यहाँ पर जहां भी पर्यटन जाएंगे तो वहां की इकोनॉमिक्स में इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए किया है। कौन कौन से देशों के लिए किया है? तो भारत को किया है, चीन है, मलेशिया है, जापान है, रूस है, इंडोनेशिया और थाईलैंड, ये 7 देश है, इनके साथ किया है। इसके साथ ही आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पीएम श्री स्कूल योजना का शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है भारत में? कौन सी स्कूल है? पीएम श्री स्कूल। पीएम श्री स्कूल का पहला राज्य कौन सा बना है, ये हमें बताना है। तो वो हरियाणा है, गुजरात है, असम या उत्तर प्रदेश है, इनमें से बताना है। तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य में हाल ही कल ही उद्घाटन किया है, किन्होंने किया है? उद्घाटन किया है, किन्होंने किया है? हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। कहां पे किया है? रोहतक हरियाणा में। रोहतक हरियाणा में किन स्कूलों का शुभारंभ किया है? पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है। कितनी खोलनी है पूरे भारत में? 14,400 स्कूलें खोलने का इनका प्लान है। 14,400 स्कूलें खोलने का इनका प्लान है, निर्माण करेंगे। अभी हाल ही में कितनी हरियाणा को कितनी मिली है? 124 स्कूलों की मंजूरी मिली है और 124 स्कूलों का निर्माण करेंगे। ये पूरे भारत में कितनी स्कूलों का निर्माण करेंगे? 14,400 स्कूलों का निर्माण करें। कौन सी स्कूलें? पीएम श्री स्कूलें हैं। अभी उद्घाटन कहाँ किया गया है? हरियाणा में किया और हरियाणा पहला राज्य बन गया है इसकी शुरुआत करने वाला। इसको ध्यान में रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस भारतीय, ये ध्यान में रखना, किस भारतीय अमेरिकी, मतलब जो भारत से गया है, अमेरिका में रह रहा है, या इसका पूर्वज भारत से गए हैं और अमेरिका में रह रहे, को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया? कौन से? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया। किसको किया? कौन से, किनको किया, ये हमें बताना है। अशोक गॉडगिल, सुब्रा सुरेश, एक इन दोनों को या राहुल राठी को? तो इसका सही आंसर होगा इन दोनों को। किन किन को? सुब्रा सुरेश और अशोक गॉडगिल, इन दोनों को क्या दिया गया है? अमेरिका द्वारा क्या दिया गया? अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक के लिए दिया गया। ये साइंटिस्ट है वहां के, तो ये क्या करते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी में नवाचार करने वाले वैज्ञानिकों को ये स्पेशली अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें अब की बार अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश को दिया गया है, बस इतना ध्यान में रखना। और इसकी स्थापना कब की थी? 1959 से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन किसे नियुक्त किया है? क्या होता है कि किसी को ब्रांड एम्बेसडर या बनाया जाता है कि अपना प्रचार करने के लिए, या उसको देखकर हम इंस्पायर होते हैं, उनको बनाया जाता है। तो भारतीय चुनाव आयोग ने हाल ही में अपना राष्ट्रीय आइकन बनाया है। राष्ट्रीय आइकन किसको बनाया है ये बताना है। राजकुमार राव, शाहरुख खान, अक्षय कुमार या दीपिका पादुकोण को? तो इसका सही आंसर होगा राजकुमार राव। राजकुमार राव को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा क्या बनाया गया? राष्ट्रीय आइकन बनाया गया। अभी जो चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, आगे जो भी चुनाव होने वाले, उनके एक आइकन की तरह काम करेगा। ये प्रचार करेंगे चुनाव आयोग का और हमें इंस्पायर करेंगे कि आप वोट दो, और वोट सभी को देना चाहिए। अपना मताधिकार का प्रयोग हमेशा करना चाहिए, कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, चाहे किसी भी कंडीशन में हो। तो राजकुमार राव को क्या बनाया गया? राष्ट्रीय आइकन बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा बनाया गया। ये एक फिल्म आई थी न्यूटन, इनके बारे में थोड़ा और देख ले से। एक फिल्म आई थी इनकी न्यूटन, ये न्यूटन फिल्म में किरदार थे, कलरक के किरदार में। उन्हें क्या है, भारतीय चुनाव आयोग के एक कलरक डिपार्टमेंट में थे, उन्हें कलरक थे उस डिपार्टमेंट में। उन्हें क्या है कि छत्तीसगढ़ का नक्सलवादी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का नक्सलवादी एरिया है, उसमें चुनाव करवाने की इनको सौंपी गई थी। तो इन्होंने क्या है उसके लिए बेहतरीन काम किया। उस फिल्म में उन नक्सलवादियों को समझाया और उन्हें उस चुनावों के प्रति जागरूक किया, और एक अच्छे रिजल्ट के साथ उस फिल्म को खत्म किया गया। तो उस फिल्म का नाम है न्यूटन, इसीलिए इनको क्या बनाया गया है? भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आइकन बनाया गया है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के। देखो जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है वो हमेशा छाए रहता है और ये इंपॉर्टेंट में आ जाता है, तो ध्यान में रखना ये इंपॉर्टेंट ही है।
वनों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? वनों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, ये हमें बताना है। क्या हुआ कि यूनेस्को द्वारा है एक देश को कहा गया, इसमें भारत, जापान, ब्राजील और मलेशिया। अब आप बताओ इसमें से कौन हो सकता है? तो कौन हो सकता है? इसका सही आंसर बताओ। तो इसका सही आंसर होगा भारत। अब भारत को इसकी मेजबानी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या है कि भारत को इनवाइट किया है कि जो जलवायु परिवर्तन, ये वनों पर जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, इसको आप मेजबानी आप करो। तो भारत इसके लिए आगे आया और भारत में भी कहाँ हो रहा है? देहरादून में। देहरादून में क्या हो रहा है? इसका आयोजन हो रहा है। अब देहरादून में क्या है ये तो हमें ही पता है। क्या है देहरादून में, ये बताओ आप। बताओ बताओ जल्दी से बताओ, आपका आंसर आना चाहिए। FRI नहीं है क्या? FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत की वो कहाँ पे है? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, इंग्लिश में इसका है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? देहरादून में है, भारत में। तो भारत इसका मेजबानी कर रहा है। किसकी कर रहा है? वनों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की मेजबानी कर रहा है। पूरे वर्ल्ड को एक मंच पे लाएगा, कहाँ पे? देहरादून में। तो ये कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये पर्यावरण कौन कौन करवा रहे हैं, ये ध्यान में रखना। तो एक तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एक तो ये साथ है। प्लस कहाँ पे हो रहा है? देहरादून में। तो कौन साथ होगा? FRI। ये दोनों मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। इनका उद्देश्य क्या है कि सतत वन प्रबंधन के लिए एक लगा सतत वन उद्देश्य देखो क्या है? सतत वन प्रबंधन के लिए पूरे वर्ल्ड को एक मंच पे लाना। सतत वन प्रबंधन के लिए एक तो वन अग्निशमन के लिए है, प्लस वन अग्निशमन, और क्या किया है? एवं वन प्रमाणन, एवं वन प्रमाणन के लिए इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो जो वन है हमारे, उनका सतत प्रबंधन किया जाए। इनमें जो आग लग जाती है, आगों की घटनाएं होती है, अभी हाल ही में बहुत ज्यादा हो रही है जंगलों में, तो उनको कम करना और वन का प्रमाणन करना, कि प्रमाणन कार्य एकदम प्रमाणित करके उनके लिए कार्य करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ध्यान में रखा, वनों की संयुक्त राष्ट्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? देहरादून। देहरादून में क्या है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हमारे भारत का वन अनुसंधान संस्थान है। वो और साथ में कौन आ रहा है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आ रहा है। दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? इसकी मेजबानी कर रहे हैं, इसका कार्य। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पूरे वर्ल्ड को एक मंच पे लाकर उनको बताना कि सतत वन प्रबंधन, वनों का एकदम सतत प्रबंधन कैसे किया जाता है, जिनमें लगने वाली आग की घटनाओं को कम कैसे किया जाए और वनों को प्रमाणित करके उनके लिए कार्य किए जाए। ये सब है। इसके साथ आगे चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय स्तर पर किसे टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है? यह हमें बताना है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसे टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला है, ये बताना है 2023 का। तो हमें बताओ, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली या केरल को? तो ये मिला है राजस्थान को। हमारे राजस्थान को क्या मिला है? टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 दिया गया अभी हाल ही में राजस्थान को। कौन सा टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड? ये होता ये है क्या कि जो हमारे राज्य सरकार या केंद्र सरकार है, जो तंबाकू निषेध कर रही है, तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों को के लिए अच्छे कदम उठाए हैं जिन राज्यों ने, उनको इनके अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और राजस्थान ने इसके लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, कंट्रोल करने के लिए काफी हद तक प्रयास किए हैं, धूम्रपान छुड़वाने की काफी कोशिश की है, लोगों को और जागरूक किया है। तो क्या मिला? राजस्थान को टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो देखो एशियाई पैरा खेल से भी है, वो भी राजस्थान से संबंधित है, इसलिए आपके सामने है ये क्वेश्चन है। एशियाई पैरा खेल 2023 में जयपुर की अवनी लखेरा, ये नाम बहुत चर्चा में रहता है और इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर इसको तो टारगेट करता ही है, तो ध्यान
बिल्कुल आपको 100% ये मान के चलना है कि इंपॉर्टेंट ही है, ध्यान में रखना। अवनी लेखन ने 10 मीटर एयर राइफल, अब उनकी स्पर्धा क्या है 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है ये हमें बताना है। तो उन्हें स्वर्ण जीता है, रजत जीता है या कांस्य जीता है? तो उन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बस ये ध्यान में रखना। स्वर्ण पदक की जो 249.6 मीटर का उनका स्कोर है, ये ध्यान में रखना। पूछा जा सकता है आपसे कि एशियाई खेल अवनी लखेरा ने जो जीता उसका स्पर्धा में उसका स्कोर क्या था, तो 249.6 मीटर था उनका स्कोर। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पे जीता है? एशियाई पैरा ओलंपिक खेल कहाँ पे हो रहे हैं? हांगजू चीन में। जो कंप्लीट हो जाएगा तो उनका एक साथ वीडियो लेके आऊंगा, पूरी क्लास आपको एक साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एशिया की करवाऊंगा। जैसे एशियन गेम की करवाई थी वैसे ही सेम एशियन पैरा ओलंपिक की आपके साथ साझा करूंगा। संघाई सहयोग संगठन 2023 की बैठक कहाँ हो रही है, यह हमें बताना है। जो संघाई सहयोग संगठन है SCO, उसकी बैठक 2023 की कहाँ हो रही है ये हमें बताना। तो बिश्केक, टोक्यो, दिल्ली या सिंगापुर में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? फिलहाल में वही देश, उसी देश में इसकी वो हो रही है, बैठक हो रही है। तो आपको ये बताना है कहाँ हो रही है। तो इसका सही आंसर होगा बिश्केक में। अब बिश्केक क्या है? किर्गिस्तान की राजधानी है। किर्गिस्तान देश है मध्य एशिया का, उसकी राजधानी है बिश्केक। अब ये है क्या SCO, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कि बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है। उसमें क्या हो रहा है? संघाई सहयोग संगठन 2023 का आयोजन हो रहा है। भारत की तरफ से कौन जा रहा है? तो भारत की तरफ से जा रहे हैं विदेश मंत्री हमारे कौन है? एस जयशंकर जी। एस जयशंकर जी है, वो भारत की तरफ से इनमें अध्यक्षता भाग लेने के लिए गए। इनकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? किर्गिस्तान कर रहा है। कहाँ पे हो रही है? बिश्केक में है क्या ये देखो। संघाई सहयोग संगठन के बारे में आपके सामने स्लाइड है, उसमें देखिए क्या है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। अब इसके बारे में संघाई सहयोग संगठन 2001 में बनाया गया था। किन किन ने बनाया? चीन रूस द्वारा स्थापित एक राजनीतिक आर्थिक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संगठन है। स्थापना किन्होंने की थी? चीन और रूस ने की थी। ये क्या है कि राजनीतिक आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 2001 में की गई थी। किसके द्वारा की थी? चीन और रूस के द्वारा की थी। फिर सदस्य राष्ट्र इनके क्या है? भारत है, चीन है, रूस है, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ईरान है। ये तो सहयोग अभी स्थायी रूप से नहीं बने हैं। स्थायी भारत को वर्तमान में भारत को स्थायी सदस्यता मिल गई है इसकी। भारत को स्थायी सदस्यता मिली है अभी हाल ही में। किसकी? संघाई सहयोग संगठन की। इनमें कौन कौन से सदस्य हैं? भारत है, चीन है, रूस है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तिजिकिस्तान है, किर्गिस्तान और ईरान है। ये मध्य एशियाई देशों का एक संगठन है, संघाई सहयोग संगठन 2023। इसकी बैठक कहाँ हो रही है अभी हाल ही में? बिश्केक किर्गिस्तान में हो रही है। तो वर्तमान अध्यक्षता किसकी है? तो किर्गिस्तान के पास ही है, जहां हो रही है वहीं होगी। तो वर्तमान अध्यक्षता अभी किर्गिस्तान के पास है। ईरान 2023 में नवीनतम प्रवेशकर्ता बन गया है। ईरान ने अभी हाल ही में 2023 में नया जो देश है वो कौन जुड़ा है? तो ध्यान में रखना, ईरान ने। अब ईरान का हमने पहले भी चर्चा की थी। ईरान ने क्या किया था? हामून का नाम दिया था। तो सदस्यता 2000 नवीनतम इसमें जुड़ने वाला देश है वो ईरान है। 2017 में भारत को इसको पूर्णकालिक सदस्य देश बन गया है। 2017 में तो भारत को स्थायी सदस्यता मिल गई थी। कब मिली थी? 2017 में। तो संघाई संगठन को जानना थोड़ा सा जरूरी था, इसलिए मैं आपके सामने ये पूरी लेके आया हूँ। तो देखो, संघाई सहयोग संगठन 2023 की बैठक कहाँ हो रही है? तो वो हो रही है बिश्केक किर्गिस्तान में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? किर्गिस्तान कर रहा है। भारत की तरफ से भाग लेने के लिए कौन गए हैं? एस जयशंकर जी गए। भारत को स्थायी सदस्यता मिल गई है 2017 में। इसमें स्थापना कब हुई थी इसकी? 2001 में। किसने मिलकर की? चीन और रूस ने मिलकर की थी। कारण क्या था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा संगठन बनाया गया। फिर इसके सदस्य देशों में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान और ईरान है। बस इतना है। नवीनतम प्रवेशकर्ता देश कौन सा है इसका? ईरान है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सारे क्वेश्चन नहीं बनाए आपके सामने, कुछ न्यूज की तरह मैं आप क्वेश्चन लेके आता हूं, दो चार आपको जो आपके समझ में आए इजी वे में, तो उनको हम देखते हैं। तो देखो, पहले तो इसको देखते हैं कि NCERT जो हमारा अभी सिलेबस चल रहा है, NCERT ही
उसका राष्ट्रीय ये चल रहा है उसका देखते हैं। तो उसमें पैनल ने स्कूली किताबों किन किन बदलाव की, उसका जो एक पैनल बनाया गया था एनसीईआरटी का, जो सिलेबस चलता है हमारे बोर्ड में, अभी राजस्थान बोर्ड में भी एनसीईआरटी चल रहा है, तो उसका एक पैनल बनाया और बताया कि इनमें क्या क्या बदलाव किए जाए। तो उनमें बदलाव करने के लिए क्या क्या पॉइंट रखे उनके बारे में पहले चर्चा करते हैं, फिर किन किन में किसको मंजूरी मिल गई वो देखते हैं। एनसीईआरटी ने उच्च स्तरीय पैनल ने स्कूली किताब में एक तो कहा था कि इंडिया की जगह भारत लिखें, इंडिया की जगह आप इंडिया जहां वर्ड करते हो वहां पे भारत लिखा जाए, और सिलेबस में प्राचीन इतिहास की जगह क्लासिकल हिस्ट्री को जगह दी जाए, प्राचीन इतिहास की जगह नवीनतम इतिहास को शामिल किया जाना चाहिए। सिफारिश की पैनल ने सभी विषयों के सिलेबस में भारतीय ज्ञान परंपरा शुरू करने की बात की। तीसरा पॉइंट किसके शुरू की गई, भारतीय ज्ञान परंपरा को शुरू करने के बारे में की गई, और किताबों में विभिन्न युद्ध में हिंदू राजाओं की जीत को प्रमुखता से जगह सिफारिश की। उन्होंने कहा 4 पॉइंट उन्होंने रखे। एक तो उन्होंने क्या किया कि भारत, इंडिया की जगह भारत का नाम होना चाहिए। एक जो प्राचीन हिस्ट्री हम पढ़ाते हैं उसकी जगह नवीनतम हिस्ट्री को पढ़ाया जाए। तीसरी बात उन्होंने लिखी कि भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल किया जाए। चौथी बात इन्होंने लिखी जो हमारे जितने भी युद्ध हुए हैं हिंदू राजाओं के, तो उन्होंने जो युद्ध जीते हैं उनको स्पेशली हाईलाइट करके इन किताबों में बताया जाए। लेकिन ये सब देने के बाद एनसीईआरटी की जो पैनल है उसके देने के बाद एनसीईआरटी ने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ एक ही को अभी मंजूरी दी है कि हाँ इंडिया की जगह भारत नाम करना चाहिए। अब सारी जितनी भी एनसीईआरटी की बुकें आएंगी उनमें इंडिया की जगह भारत का नाम के संशोधन की मंजूरी दे दी है और काम स्टार्ट कर दिया है। तो ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, इंडिया की जगह किसको लिया है, भारत के लिए इसको मंजूरी दी है। उसके बाद एक बुक आई है, ये रिवॉल्यूजिंग बिजनेस से संबंधित है इतनी, लेकिन क्या पता पूछ ले एसएससी टारगेट कर ही ले। तो टोनी साल्दाना और फिलिपो परेशानी ये 2 लेखक है। टोनी साल्दाना और फिलिपो पर्सिनी ने व्यवसायिक संचालन पर एक नई पुस्तक लिखी है, बिजनेस पे एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है व्यवसाय और डिजिटल प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ है ये दोनों। पुस्तक का नाम है रिवोल्यूनाइजिंग बिजनेस ऑपरेशंस, हाउ टू बिल्ड डायनेमिक प्रोसेस फॉर एंड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये पुस्तक का नाम है, बहुत बड़ा नाम है, तो ध्यान में रखना, क्या पता एसएससी टारगेट कर ले, वैसे नहीं करती फिर भी। ये 2 प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ है व्यवसाय के डिजिटल के, उन्होंने कौन है, टोली सल्दाना और फिलिपो पेशेरेनी की द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पुस्तक का नाम है रिवोल्यूशनाइजिंग बिजनेस ऑपरेशंस, हाउ टू बिल्ड डायनेमिक प्रोसेस एंड एंड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पुस्तक का मुख्य केंद्र किसको बनाया है, विजय ऑपरेशन बनाना, किसके लिए बनाना है, उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए। कुल मिलाकर बात है बिजनेस करने की बातें इस पुस्तक में लिखी गई है, और उसका नाम और पुस्तक के लेखक साल्दाना और फिलिपो पेशेरेनी है, पुस्तक का नाम। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ 2 बातें और थी वो भी आपको बता दी जाए। तो देखो, एक तो भारतीय वायुसेना जम्मू कश्मीर वगैरह की पहली लैंडिंग पट्टी परीक्षण करेगी। कहाँ पे करेगी, जम्मू कश्मीर में अभी हाल में बनाई है, तो उसका परीक्षण करने जा रही है। पहली लैंडिंग कौन करेगी, भारतीय वायुसेना। भारत के जितने भी युद्धक विमान है या भारतीय वायुसेना के विमान है उनको उतारने के लिए एक पट्टी बनाई गई है, उसकी पहली लैंडिंग का परीक्षण करेगी। भारतीय वायुसेना जम्मू कश्मीर के कौन से क्षेत्र में, बिजबेहरा, इसका नाम देखना, बिजबेहरा नाम है, जम्मू कश्मीर का राजमार्ग पर अपनी पहली लैंडिंग पट्टी का परीक्षण करने के लिए तैयार है। 3.5 किलोमीटर का लंबी इस पट्टी को युद्ध जैसी स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं में लड़ाकू विमानों की आपात लैंडिंग हो सकेगी। ये पार्किंग स्लॉट, एक एटीसी टावर और ईंधन के भंडारण की सुविधा से भी लेस है। इसका यूज किस में करेंगे, ये तो युद्ध क्षेत्र, युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, आपदा जिस प्राकृतिक आपदाओं जैसी कोई स्थिति उत्पन्न हो गई उसमें ये जितने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान है उनकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा सकेगी यहाँ पर। और ये पार्किंग भी है, यहाँ पे पार्किंग स्लॉट बना है, एटीसी टावर और ईंधन भंडारण की सुविधा से लेस है। यदि ईंधन का कमी भी होगी तो यहाँ से वापस भरवाया जा सकता है। इसलिए ये भारत की पहली पट्टी कहाँ पे होगी, बिजबेहरा में होगी, जम्मू कश्मीर में। अभी हाल ही में इसका पहली पट्टी लैंडिंग पट्टी का परीक्षण किया जा रहा है, तो पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। उसके बाद देखो, राजस्थान से एक संबंधित है, ये आपके पास फोटो दिख रही है, क्या है क्या नहीं ये बताता हूँ। राजस्थान के एक शिल्पकार है, उन्होंने क्या बनाई है, नमक के दाने से भी छोटी, नमक का दाना कितना होता है उससे भी छोटे दाने, विश्व कप ट्रॉफी का मिनिएचर बनाया है। विश्व कप ट्रॉफी का मिनिएचर बनाया है, किसने बनाया है, उदयपुर का है, राजस्थान का है, अपना शिल्पकार है, उसका नाम है इकबाल साका, उसका नाम ध्यान रखना, इकबाल
साका कहाँ का है? उदयपुर राजस्थान का। अब इसने बनाया क्या है? विश्व कप ट्रॉफी का मिनिएचर बनाया। कितना? नमक से भी छोटा। किसका बनाया? सोना का। और उसने कहा है कि यह नमक से दाने से भी छोटे बैट है, बॉल है और विश्व कप ट्रॉफी का मिनिएचर बनाया है। इकबाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा है कि इस ट्रॉफी के टूर्नामेंट में जो विजेता टीम है उसको दिए जाए। मेरी तरफ से विजेता टीम को देने की मांग की है। बकौल रिपोर्ट्स इकबाल के नाम 100 से अधिक विश्व रिकॉर्ड है। कितना प्रसिद्ध कलाकार है? 100 से अधिक विश्व रिकॉर्ड है इसके नाम। उसने अभी हाल में ये नया विश्व रिकॉर्ड ही मान लो कि नमक के दाने से भी छोटे बैट, बॉल और ट्रॉफी बनाई है। और ये मिनिएचर बनाया है विश्व कप ट्रॉफी मिनिएचर। ये बोला है कि जो भी विजेता टीम होगी भारत में, जो विश्व कप चल रहा है अभी, वर्ल्ड कप क्रिकेट का, वनडे का, उसमें जो भी विजेता टीम है उसको दिया जाए। इसने सिफारिश की है पीएम मोदी जी से। तो कितना खतरनाक होगा ये शिल्पकार। ये सोचो, 100 से अधिक तो इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना मुश्किल हो जाता है। तो राजस्थान के लिए एक उपलब्धि सा ही है। उदयपुर का रहने वाला है। फिर एक देखो, दो चीजें और न्यूज में है, उसको देख लेते हैं। एक तो दिल्ली की में आज से 26 अक्टूबर से क्या चलेगी? रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। रेड लाइट जो ऑन हुई तो गाड़ी को बंद किया जाए। पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार नए नए प्रयोग कर रही है। उनमें एक प्रयोग ये है कि जब भी आप, आज से स्टार्ट हो रहा है 26 अक्टूबर से, आप सिग्नल पे खड़े होगे तब रेड लाइट यदि ऑन हो जाती है, आप खड़े हो जाते हैं, उस समय आप गाड़ी को बंद करना, प्रदूषण को कम करने के लिए। 26 रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू करने की योजना है रही है। इसका उद्देश्य मोटर चालकों को ट्रैफिक सिग्नल में इंजन बंद करने के लिए प्रोत्साहित करके बढ़ते वायु प्रदूषण का मुकाबला करना है। कई विभाग और संगठनों में दिल्ली एक स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए प्रेरित करने का निर्देश। कुल मिला के बात इतनी गई है कि आप जो ही सिग्नल पे पहुंचो, रेड लाइट ऑन हो, तो आप अपनी गाड़ी के इंजन को ऑफ कर लो, जिससे प्रदूषण कम बढ़े। लगातार ऑन रहोगे तो उससे प्रदूषण बढ़ता रहेगा। इसी की जागरूकता करने के लिए चलाया है रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। कब से चलाया गया? 26 अक्टूबर। किसके द्वारा चलाया गया? दिल्ली सरकार के द्वारा। इतना ध्यान में रखना। फिर देखो, एक आयरन स्टिंग बम है, इसको ध्यान में रखना। आयरन स्टिंग बम। अब ये किसने यूज किया है, क्या यूज किया, ये मैं बता। इजराइल और हमास के बीच में अभी जो युद्ध चल रहे हैं उसमें इजराइल ने आयरन स्टिंग बम है जिसका इजराइल ने हमास के खिलाफ पहली बार इस्तेमाल किया। अब इसका क्या काम है कि पहली बार इसका इस्तेमाल, जिसका उद्देश्य गाजा पट्टी में हमास के रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह करना। जो रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं लगे होते हैं उनको तबाह करने के लिए इसका यूज किया आयरन स्टिंग बम। इसका कारण क्या है? इतनी सटीकता से जाता है कि दूसरे, इसके अलावा वो किसी और को, मानव हानि या कहीं और जगह नुकसान नहीं पहुंचाता। जहां टारगेट होता है वहीं पे जाके गिरता है और वहीं पे जाके पड़ता है। तबाह करना। इजरायली डिफेंस फर्म एल्बिट सिस्टम ने इसे विकसित किया। किसने किया? इजरायली डिफेंस फर्म एल्बिट सिस्टम ने किया, इसे विकसित किया, जिसमें लेजर तथा जीपीएस गाइडेंस भी है। लेजर और जीपीएस गाइडेंस तभी तो सही जगह जाके टारगेट करेगा। इसकी सटीकता के चलते आम जनता को नुकसान की आशंका कम हो जाती है। आम जनता को नुकसान कम हो जाता है, इतनी सटीकता होती है क्योंकि इसमें लेजर और जीपीएस गाइडेंस है। किसके द्वारा किया गया? इजरायली डिफेंस फॉर्म एल्बिट सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। कौन से बम का यूज किया? आयरन स्टिंग बम का। अभी एक चर्चा में आ रहा था फास्फोर्स बम भी, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक अलग से उस पर वीडियो बना के लाऊंगा, आपके सामने साझा करूंगा। तो देखिए, आज के जो इम्पोर्टेंट थे वो बता दिया आपको। हमारी क्लास पूरी हो गई है। इसमें क्या क्या था उसको एक बार देख लो। संगाई कहाँ हो रही? बिस्केक में। जयपुर की जो है उसने अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड में राजस्थान को क्या मिला है? सम्मानित किया गया। वनों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की मेजबानी कौन सा कर रहा है? तो भारत कर रहा है। भारतीय चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन किसको बनाया है? तो राजकुमार राव को बनाया है। किस भारतीय अमेरिकी को मिला है? तो अशोक गोडगिल और सुब्रा सुरेश को मिला है। पीएम स्कूल योजना शुरू करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। उसके बाद कौन सा देश भारत के साथ वीजा फ्री कर रहा है? तो श्रीलंका कर रहा है। अंतरिक्ष स्टार्टअप में स्काई रूट एरोस्पेस वाला विक्रम फर्स्ट का अनावरण किया गया है। पर्पल फेस्टिवल है वो गोवा में मनाया जा रहा है। विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एशियाई पैरा खेलों में डिस्कस थ्रो में जीतने वाला नीरज यादव है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामुन का नाम रखने वाला कौन है? ईरान है। तेज का नाम रखने वाला भारत है। तेज कहाँ उठा था? अरब की खाड़ी में। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर चेन पार्टनरशिप के लिए की है? तो जापान के साथ। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड की अभी लॉन्च किया था, किसने किया? अमित शाह जी ने। तो आज का इतिहास हमने देखा था कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे उन्होंने भारत में विलय करने की घोषणा कर दी थी। इसी के साथ हमारा जो आज का करंट जीके का सेशन था वो पूरा हो गया है।
आराम से इसको देखना, 1-2 बार देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आप हमसे लगातार जुड़े रहिए। हमारे चैनल सीकर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सीकर क्लासेस के नाम से है, प्ले स्टोर से जाके। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीकर क्लासेस, उससे जुड़ जाइए, जिससे आपको जितनी भी पीडीएफ और सूचनाएं हैं वो आप तक पहुंच जाए और आप हमसे लगातार बने रहिए। धन्यवाद।